हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि जो एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 है उसका जो सामाजिक विज्ञान है उसका अध्याय 1 है उसके बारे में। तो इसका नाम है कि पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, चैप्टर का नाम है। और यह विषय सामाजिक विज्ञान है। तो इसमें आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जैसे लिखा है कि कल्पना कीजिए कि आप पहली बार किसी नगर की यात्रा कर रहे हो, तो उस नगर में आप जिन स्थानों की यात्रा करना चाहते हो उनका पता कैसे लगाएंगे। मूल बात यह है कि आप चाहे किसी गांव में हो, कस्बे में हो, चाहे शहर में हो, और आप कहीं जाना चाह रहे हैं, तो आप कैसे पता करेंगे कि वो कौन सी जगह है। तो इस यही एक चीज़ है कि जैसे आप सपोज करिए कि आपको ये नगर मिल गया, और इस नगर में आपको जैसे मान लीजिए कि आप रेलवे स्टेशन पे उतरे हैं, और रेलवे स्टेशन से उतर करके आपको जाना है कहाँ पे। ये आपका रेलवे स्टेशन है, और आपको जाना है यहाँ पे बैंक के पास जाना है। तो आप कैसे जाइएगा। तो आपके पास दो तीन रास्ते मिलेंगे जाने के। जैसे कौन कौन से। या तो आप इधर से निकलिए ऐसे करते हुए, आप नदी के ऊपर से निकलते हुए, और ये बगान वाला जो रास्ता है ये पकड़ते हुए फिर पहुंचिए। या फिर आपके पास है कि आप रेलवे स्टेशन के ठीक सामने से निकलिए और चिकित्सालय वाला रास्ता पकड़ते हुए, नगर पंचायत वाला रास्ता पकड़ते हुए, फिर उसके बाद यहाँ पे पहुंचिए। या फिर चिकित्सालय के सामने से रास्ता जो आ रहा है उसको पकड़ते हुए, नगर पंचायत के सामने वाला रास्ता पकड़ते हुए तब बैंक के पास पहुंचिए। या फिर आपके पास ये वाला कि विद्यालय को पकड़ते हुए, और ये आगे से पकड़ते हुए फिर संग्रहालय के सामने से तब जाइए। तो ये आपका है। लेकिन अगर आप किसी से पूछेंगे तो वो व्यक्ति आपको कैसे बताएगा, क्योंकि यह आपके पास या तो मानचित्र होगा तब आप किसी स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं, या आप किसी व्यक्ति से पूछ करके। लेकिन अगर जब आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे तो वो व्यक्ति आपको बताएगा कि दाएं जाना है, बाएं जाना है, ऊपर नीचे कहाँ जाना है, उस बताएगा। तो मैं इसको जो मानचित्र कैसे देखते हैं वो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। तो अब देखते हैं कि मानचित्र में क्या क्या होता है और उसके घटक क्या है। तो मानचित्र में मुख्यतः जो है कि सबसे पहले समझिए मानचित्र होता क्या है। मानचित्र जो होता है वो किसी भी क्षेत्र का हो सकता है, चाहे वो छोटा क्षेत्र हो जैसे गांव कस्बा हो, या कोई बृहद क्षेत्र हो जैसे जनपद हो, राज्य हो गया, कोई देश हो गया, या संपूर्ण एक विश्व की बात करेंगे तो भी सभी का नक्शा होता है। तो मानचित्र होता क्या, मानचित्र जो होता है वो किसी भी क्षेत्र का एक प्रतीकात्मक चित्रण या रेखांकन होता है। प्रतीकात्मक मतलब प्रतीक बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको हॉस्पिटल देखा था, तो आपको हॉस्पिटल का पूरा डिजाइन ही बनाना है। आपको केवल वो प्लस का एक आइकन बना देंगे, इसका मतलब हो जाता है कि वो हॉस्पिटल है। जैसे आपको डाक दिखाना है तो डाक के लिए एक ऐसे करके चिन्ह बना देंगे, तो इसका मतलब होता है ये डाक का है। तो ये क्या होता है कि भारत सरकार या कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था ये डिसाइड करती है कि इसका चिन्ह क्या होगा, कि अस्पताल का चिन्ह प्लस होगा या क्या होगा। ये सब संस्थाएं तय करती हैं। तो समझिए कि मानचित्र अब कितने तरीके का होता है। मानचित्र बहुत तरीके का होता है, लेकिन मुख्य मुख्य आप देखिए। एक होता है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र जो होता है इसमें आप पर्वत हो गए, महासागर हो गए, नदी हो गई इत्यादि को दर्शाया जाता है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि भौतिक मानचित्र होता कैसा है। ये देखिए भौतिक मानचित्र, ये ये है आपका भौतिक मानचित्र। जो भौतिक मानचित्र होता है उस पे लिखा रहता है, देखिए ये लिखा हुआ है ना, ये है भौतिक मानचित्र। और इसमें क्या होता है कि जैसे नदी होगी, ये देखिए ये यमुना नदी है, यमुना नदी जा रही है, ये होगी, ये देखिए ये घाघरा नदी, ये चंबल नदी, ये पार्वती। तो ये सारी जो नदियां हैं, ये नदी हो गए, पर्वत हो गए, इन सबको सम्मिलित किया जाता है भौतिक मानचित्र। अब आगे आएगा राजनैतिक मानचित्र। राजनैतिक मानचित्र में क्या होता है कि जो आपका राज्य हो गए, या कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होंगी, या अंतर्राष्ट्रीय देश हो गए, तो उन सबको दिखाया जाता है। उनकी जो राजधानियां होती हैं उन सबको मेंशन किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है कि राजनैतिक मानचित्र या नक्शा,
तो राजनीतिक मानचित्र या नक्शे में देखिए आपको यहाँ पे एक नेपाल दिखाई दे रहा है। ये देखिए नेपाल, और ये नेपाल इस सीमा से अलग हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये है देहरादून, ये हो गया देहरादून। ये उत्तराखंड है और उत्तराखंड की जो राजधानी है वो देहरादून यहाँ पे दिखाई दे रही। फिर आप थोड़ा सा इसको जूम आउट करेंगे तो जूम आउट करने पे मालूम चलेगा। देखिए ये हो गया, ये भारत की ये सब सीमाएं हैं। और इसके बगल में देखिए ये पाकिस्तान लिखा हुआ है, ये अफगानिस्तान है, ये ताजिकिस्तान है। तो ये जो सीमा है वो दिखाता है कि किसी भी देश या किसी भी राज्य की सीमाओं को दिखाता है और उनकी राजधानियों को। यहाँ पे थोड़ा सा जूम आउट करिएगा तो ये देखिए लिखा है ना, ये वाला जो आइकन है ये अगर ऐसा रहेगा तो ये किसको दिखाएगा, ये देश की राजधानी को। अब हम देखेंगे कि देश की राजधानी कौन सी है। तो ये देखिए कि यहाँ पे एक आपको आइकन ऐसे देखने को मिलेगा। तो ये है आपकी देश की राजधानी, तो आपको मालूम चल जाएगा कि देश की राजधानी कौन सी है। अब हम बात करते हैं दूसरे की। एक आता है थीम का, यानी कि थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र जो होता है वो मानचित्र दिखाता है कि जैसे वेदर, यानी कि अगर मौसम विभाग का अगर कोई चीज आती है तो उसके लिए थीमेटिक मानचित्र, या थीमेटिक मानचित्र बहुत चीजों के लिए आती है। तो अब आइए हम देखते हैं कि जो किसी भी मानचित्र के तीन मुख्य घटक होते हैं, कौन कौन से घटक होते हैं। दूरी हो गया, दिशा हो गया, और प्रतीक चिन्ह हो गया। दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह, यानी कि किसी भी मानचित्र में होने के लिए इतनी चीजें काफी है। और एडिशनल जानकारी हो सकती है लेकिन इतनी चीजें काफी है। दूरी, दिशा और प्रतीक चिन्ह। देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि क्या आप कभी अचंभित हुए कि एक बृहद क्षेत्र को कागज के एक छोटे से टुकड़े पर कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है। यह मानचित्र के स्केल की सहायता से किया जाता है। यानी कि वहाँ पे अगर आप कोई मानचित्र लेते हैं तो वहाँ पे मेंशन रहता है कि जैसे मान लीजिए कि 1 सेंटीमीटर बराबर 500 किलोमीटर। यानी कि जैसे अगर आप 1 सेंटीमीटर अगर जाएंगे तो वो समझ लीजिए कि 500 किलोमीटर है। अगर 2 सेंटीमीटर है तो वो 1000 किलोमीटर को दर्शाएगा। तो वो स्केल के ऊपर डिसाइड करता है कि अगर कितना स्केल का वो मानचित्र है, वो दूरी को डिसाइड करेगा। अब थोड़ा सा नीचे आइए। जैसे अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि चार दिशाओं की बात की जाती है। तो चार दिशाओं की जैसी बात की जाती है तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये देखिए जैसे आप जूम करेंगे तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा लेता हूँ। ठीक है, जैसे मिटा लिए तो एक शब्द आता है प्रधान बिंदु। देखिए यहाँ पे दिया है प्रधान बिंदु। तो ये जो काला काला आपको दिखाई दे रहा है, ये और ये, इनको बोलते हैं प्रधान बिंदु। यानी कि इसका जो ऊपर होता है वो उत्तर होता है, हमारे राइट साइड में पूर्व होता है, और लेफ्ट साइड में पश्चिम होता है, और ये दक्षिण। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, प्रधान बिंदु या चतुर्दिश, यानी कि चारों दिशाएं। जब चारों दिशाओं की बात होती है तो उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण की बात की जाती है। लेकिन इनके बीच में भी कुछ मध्य दिशाएं होती हैं, यानी कि मध्यवर्ती दिशाएं। देखिए ये पश्चिम और उत्तर के बीच में आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। यानी कि ये इसका उत्तर ले लिया और इसका पश्चिम ले लिया, ये हो गया उत्तर पश्चिम। ये ऊपर वाला उत्तर है और इधर वाला पूरब है, तो इसके बीच में जो आएगा एरिया उसको क्या हम बोलेंगे, उत्तर पूर्व। ये नीचे वाला दक्षिण है और इसके इधर पूरब है। तो दक्षिण और पूरब के बीच में आने वाला जो एरिया होगा इसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिण पूरब। और उसके बाद पश्चिम और दक्षिण के बीच में जो आने वाला एरिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम।
तो ये हमारे चारों दिशाएं हो गए और चार मध्यवर्ती दिशाएं हो गए। ठीक है। अब थोड़ा सा हम आगे आते हैं। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखिए जैसे क्या है कि एक चीज, हाँ एक चीज और समझिए कि उत्तर को हम शॉर्टकट में उत्तर को हम शॉर्टकट में ओ भी लिख सकते हैं। और ये आप काफी जगह दिखाई देगा, ऐसे ओ लिखा रहेगा। ये उत्तर हो गए। पश्चिम को केवल प लिख के दिखाएगा, और पूरब को पू करके दिखाई देगा, और दक्षिण को ऐसे करके दिखाई देगा। तो ये चीज ध्यान रखने योग्य है, क्योंकि ये पूरा लिखा हुआ नहीं दिखाएगा। अब आइए थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो नीचे चलने पे हाँ, प्रतीक चिन्ह मानचित्रों का एक और महत्वपूर्ण घटक है। यानी कि प्रतीक चिन्ह जो है एक और महत्वपूर्ण घटक है हमारे मानचित्र में। वास्तविक भावना और कुछ अन्य अवयवों के लघु आरेख हैं, लेकिन एक बड़े नगर या देश के मानचित्र पर इन सभी के चित्रण के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है। इसकी जगह इन आकृतियों के रेखांकन के लिए चिन्हों का उपयोग किया जाता है। मतलब ये है कि जो हमारे जैसे मान लीजिए कोई किसी गांव का अगर आपको नक्शा तैयार करना है, तो इस पे बने हुए स्कूल हो गया, या मान लीजिए कोई अस्पताल हो गया, या कोई ढाबा हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ें हम क्या है कि इस पे ड्राइंग के माध्यम से नहीं दिखा सकती। तो हम इसको बनाने के लिए क्या काम करेंगे, एक चिन्ह यानी प्रतीक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं नीचे। तो जैसे देखिए, जैसे रेलवे लाइन मुझे दिखानी है, रेलवे लाइन में अगर बड़ी लाइन को दिखाना है तो ये वाला चिन्ह यूज करेंगे, छोटी लाइन को दिखाना है तो ये वाली, और रेलवे स्टेशन को दिखाना है तो ये वाली लाइन लेके और यहाँ पे RS लिख देंगे, यानी कि रेलवे स्टेशन। अगर सड़क है तो सड़क में, अगर पक्की सड़क है तो उसको इस तरीके से दिखाएंगे, कच्ची सड़क है तो इस टाइप का। और अगर बात करेंगे सीमा की, अगर बात की जाएगी तो सीमा में अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो एक बड़ी लाइन रहेगी, फिर उसके बाद डॉट रहेगा, फिर बड़ी लाइन रहेगी, फिर डॉट रहेगा। अगर राज्य की सीमा है तो एक छोटी सी लाइन, फिर डॉट, फिर छोटी सी लाइन, फिर डॉट, फिर छोटी सी लाइन, फिर डॉट, ऐसे करके रहेगा। अगर जिला को दिखाना है तो जो छोटी सी लाइन है वो कंटिन्यू आगे रहेगी। अगर जैसे नदी के बारे में बात की जाएगी तो ये नदी हो गया है, तो नदी इस तरीके से दिखा है। अगर कुआं की बात करेंगे तो कुआं जो है एक डॉटेड लाइन से दिखा है। अगर तालाब की बात करेंगे तो देखिए कुआं टाइप का बना करके उसमें एक ब्लू वाटर का दिखा दिया है। और एक नहर की बात करेंगे तो ये हो गया, और ये हो गया सेतु। तो इसी तरीके से आगे भी चलता रहता है। जैसे मंदिर का आप देखिए, तो मंदिर का अगर आप देखेंगे तो इस टाइप का दिखाया हुआ है, गिरजाघर का इस तरीके से। तो ऐसे करके सब चिन्ह जो होते हैं वो दिखाए जाते हैं। तो अब थोड़ा सा हम बात करेंगे कि आगे हम थोड़ा सा बात करते हैं। हम्म, हाँ, हम थोड़ा सा बात करते हैं पृथ्वी का मानचित्रण। यानी पृथ्वी का मानचित्रण कैसे किया जाता है। और पृथ्वी है तो उसका मानचित्रण कैसे किया जाएगा। पृथ्वी का मानचित्रण कुछ अधिक कठिन है, क्योंकि हमारे ग्रह का आकार चपटा नहीं है, इसकी आकृति लगभग गोलाकार है। यानी कि हम जिस ग्रह पे रहते हैं, यानी कि हमारे ग्रह का नाम जो है वो पृथ्वी है। तो हम पृथ्वी ग्रह पे रह रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से चपटी भी नहीं है और पूरी तरीके से ये गोलाकार भी नहीं है। हम इसे लगभग लगभग गोलाकार मान के चलेंगे। ठीक है। तो जब हम ग्लोब की बात करते हैं तो ग्लोब जो होता है वो एक कार्ड बॉक्स का बना होता है, और उस पर पूरे विश्व का मानचित्र रहता है, और उस पर काल्पनिक रेखाएं खींची रहती हैं। उन काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है वो सब हम आगे बात करेंगे। आप समझिए। अब रही बात निर्देशांक, तो निर्देशांक को भी हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा समझ लेते हैं कि किसी नगर या कस्बे के एक बड़े बाजार की कल्पना कीजिए कि जिसमें सीधी पंक्ति में समान आकार की दुकानें लगी हो। इसके कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि एक ये मार्केट हो गया,
और इस मार्केट में समझिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके बहुत सारी दुकानें लगी हैं। ठीक है। तो अगर आपको बाजार में स्टेशनरी की दुकान पर मिलने के लिए मित्र से मिलना चाहता है तो, लेकिन आपका मित्र ये नहीं जानता कि वो दुकान कहाँ पर है, यानी कि आपको किसी स्टेशनरी वाली दुकान पर मिलना है, लेकिन वो आपका जो मित्र है वो नहीं जानता है। तो प्रवेश द्वार से पांचवी पंक्ति की सातवीं दुकान पे, यानी कि मान लीजिए ऐसे और भी सारी पंक्तियां रहेंगी, तो मान लीजिए कि ये पांचवी पंक्ति की सातवीं दुकान है मान लीजिए। तो जैसे आप ये बोलेंगे तो आपका दोस्त क्या है कि जाएगा मार्केट में और देखेगा कि वो पांचवी लाइन में सातवीं दुकान कौन सी है, तो वो उस टाइम पे वहां पहुंच जाएगा, तो वो उस जगह को पा जाएगा। इसके कहने का तात्पर्य यह है। लेकिन निर्देशांक को हम थोड़ा सा आगे जानेंगे, जब आप अक्षांश और ये अक्षांश और देशांतर जान लेंगे, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब समझिए कि अक्षांश ग्लोब को पुनः देखते हैं। इस पर उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की पहचान करना सरल है। ग्लोब को घुमाइए, जब यह घुमाया जाता है तो ऊपरी और निचले स्तर पर स्थित बिंदु दो ध्रुव होते हैं, इनके मध्य में भूमध्य रेखा होती है। उस वृत्त की पहचान कीजिए जो इसे चिन्हित करते हैं। कल्पना कीजिए कि आप भूमध्य रेखा पर खड़े और दोनों ध्रुव में से एक ध्रुव की ओर यात्रा कर रहे हैं। ऐसा करते समय भूमध्य रेखा से आपकी दूरी बढ़ती जाएगी, यानी कि अक्षांश भूमध्य रेखा से इस दूरी को मापता है। आप इस यात्रा के किसी भी बिंदु पर एक काल्पनिक रेखा खींच सकते हैं जो भूमध्य रेखा के समानांतर पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हो। इस प्रकार की रेखा को अक्षांश या समानांतर कहा जाता है और यह पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्त बनाती है। पुनः गोलक पर यह सुनिश्चित करना सरल है कि सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त है, जबकि हम जैसे उत्तर की ओर जाते हैं, दक्षिण की ओर जाते हैं, बढ़ते हैं, तो अक्षांश द्वारा अंकित किए गए छोटे वृत्त हो जाते हैं। अब मैं आपको एक चित्र के माध्यम से तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा। सबसे पहले सपोज करिए आप कि ये एक यह एक पृथ्वी नहीं, सपोज करिए कि ये ठीक है, ये हो गया आपका। सपोज करिए कि ये आपका एक ग्लोब है। ठीक है, तो ये आपका ग्लोब हो गया। तो ये बोल रहा है कि ये आपका ग्लोब हो गया, तो मैं आपको बोला कि यहाँ पे एक इस तरीके से लाइन खींच दीजिए और यहाँ पर भी एक इस तरीके से लाइन खींचिए। ये थोड़ा बीच से खींच दीजिए इसको। ठीक है, ये वाली रेड वाली हम खींचते हैं। तो मैं आपको बोला कि ऊपर वाला जो होगा वो उत्तर होगा, यानी कि नॉर्थ होगा। इधर वाला ये पूरब होगा। नीचे वाला दक्षिण होगा और इधर वाला पश्चिम होगा। तो बोल रहा है कि आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जाइए, यानी कि आप उत्तर से जैसे दक्षिण की तरफ जाएंगे, ठीक है, ये उत्तर को ये उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव, पहले ये समझिए। और ये नीचे हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जैसे ये क्या है कि ग्लोब है, तो ग्लोब क्या होता है कि गोल होता है। अगर ये गोल है तो जैसे आप इसको ना एक सर्किल के टाइप में ऐसे कट करेंगे ना, तो ये एक ऐसी संरचना निकल के आएगी। और ये वाला जो वृत्त होगा ना, इसको हम बोलेंगे विषुवत रेखा, या हम इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। मैं आपको ग्लोब से ही समझाता हूँ। हाँ, देखिए,
ये ये वाली जो रेखा है ना, ये वाली रेखा, ये आपका हो गया नॉर्थ पोल, और ये नीचे वाला हो गया आपका साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे ये पूरा गोल नहीं होते, ये चिपटे होते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल ये पूरे चिपटे होते हैं। तो अब आपको करना क्या है कि ये वाला जो है, ये है आपका इक्वेटर, यानी कि इसको बोलते हैं, ये आपका है भूमध्य रेखा, या इसी को बोलते हैं हम विषुवत रेखा। यही वो रेखा है जो सबसे बड़ा वृत्त बनाता है। क्या बनाता है? सबसे बड़ा वृत्त, सबसे बड़ा वृत्त है। तो बोल रहा है कि जब आप इस इक्वेटर से जब इधर की तरफ जाएंगे, किधर, साउथ की तरफ जाइए, या इस इक्वेटर से आप दक्षिण की तरफ जाइए, तो क्या होता है, भूमध्य रेखा से आप क्या होते हैं, दूर जाते हैं। ठीक है, तो आप जब उत्तर की ध्रुव की तरफ जाएंगे तो भी आप भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे, और जब आप दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाएंगे तो भी आप भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे। अब समझते हैं कि आपकी दूरी बढ़ती है, वही मैंने बोला। और जो आप भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा देख रहे हैं, भूमध्य रेखा के समानांतर भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए, ये 15 डिग्री का है, यहाँ पे लिखा है ना 15 डिग्री। भूमध्य रेखा के समानांतर भी कुछ ये रेखाएं खींची गई हैं, इनको भी अक्षांश ही बोलते हैं। यानी कि अगर पूछा जाएगा कि अक्षांश क्या होता है, तो आप ये बोलिए, अक्षांश जो होता है वो भूमध्य रेखा, यानी कि पूरब से, ये पूरब हो गया, यानी कि ईस्ट हो गया, और इस साइड में आपका वेस्ट है। यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई हैं, उन्हीं को हम अक्षांश बोलते हैं। और अक्षांश में भी सबसे पहले जो होता है वो इक्वेटर है, तो इक्वेटर के समानांतर जो भी खींची जाएंगी रेखाएं सब एक दूसरे के समानांतर रहेंगे, यानी कि इक्वेटर के समानांतर ही रहेंगे। तो इक्वेटर के समानांतर जो भी रेखाएं खींची जाती हैं वो क्या होती हैं, समानांतर या अक्षांश रेखाएं। तो ये जितने डिग्री की रहेंगे उतना ही कहा जाएगा। जैसे ये अगर 15 डिग्री पे खींची गई तो इसको बोला जाएगा 15 डिग्री अक्षांश, ये 23 डिग्री अक्षांश, ये 45 डिग्री अक्षांश। यानी कि जो अक्षांश है तो अक्षांश आपको लगाना कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं आगे। ये आपका हो गया अक्षांश खत्म। उसके बाद हाँ, और ये भी बोल रहा है कि जो हमारा भूमध्य रेखा होता है ना, यानी कि अक्षांश और जलवायु के बीच संबंध होते हैं, और अक्षांश ही जो होता है वो जलवायु को डिसाइड करता है। यानी कि कहाँ की जलवायु कैसी होगी वो कौन डिसाइड करेगा, हमारा अक्षांश। आप ये ध्यान दीजिए कि ये जो हमारा, जो कि 1 मिनट में इसको मिटा देता हूँ। आप ये ध्यान दीजिए कि ये हमारा है इक्वेटर, और इक्वेटर के पास वाले जितने भी, जैसे ये ऊपर ऊपर वाला एरिया लीजिए, जैसे ये ऊपर वाला एरिया लीजिए या नीचे वाला एरिया लीजिए, ये सारे के सारे जो एरिया होते हैं ये शुष्क होते हैं। शुष्क का मतलब होता है उष्ण, यानी कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा। तो जो अक्षांश होता है ना, वो डिसाइड करते हैं कि किस तरीके का जलवायु रहेगा, यानी कि निर्धारण अक्षांश से ही होता है। अक्षांश से आप पता लगा सकते हैं कि उधर की जलवायु कैसी होगी। अब आइए हम लोग बात करते हैं देशांतर की। देखिए जैसे यहाँ पे भी आपको दिखाया हुआ है,
ये उत्तरी ध्रुव है और नीचे दक्षिणी ध्रुव, और इसके ऐसे रेखा मारी गई। तो ये क्या हो गया आपको, पूर्व से पश्चिम की तरफ जो रेखा गई इसको हम क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे हम अक्षांश। ठीक है। अब हम नीचे आते हैं, तो अब नीचे हमें देखना है कि देशांतर क्या होता है। और देशांतर से पहले भी आप समझिए कि लैंगिट्यूड क्या होता है, यानी कि मेरिडियन या यामोत्तर, यामोत्तर एवं देशांतर, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। यामोत्तर मैं पहले आपको बता देता हूँ कि यामोत्तर क्या होता है। जैसे सपोज करिए कि ये जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, ये आपका जो यामोत्तर होता है वो है साउथ पोल से नॉर्थ पोल, या नॉर्थ पोल से साउथ पोल अगर आप चलते हैं, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ आप कोई रेखा खींच दीजिए। ठीक है। तो वो जो रेखा खींचेंगे वही आपका क्या होगा, साउथ पोल से नॉर्थ पोल या नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एक रेखा खींचे, और वही जो रेखा होगी वो क्या कहलाएगी, याम्योत्तर। तो ये देखिए, ये सारी रेखाएं जो ये याम्योत्तर है। ठीक है। तो ये सारे याम्योत्तर जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के समानांतर ही रहते हैं। ये सारे एक दूसरे के समानांतर रहते हैं। अब बात रह गई कि आपको देशांतर कि देशांतर क्या होता है। तो देशांतर जो होता है वो याम्योत्तर को ही कहा जाता है, लेकिन उसके पीछे जैसे ये आपका जो 0 डिग्री का याम्योत्तर होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं 0 डिग्री या ग्रीनविच मेरिडियन बोलते हैं। तो ग्रीनविच मेरिडियन जो होता है वो 0 डिग्री पे काटता है, यानी कि आपका ये 0 डिग्री पे उत्तर से दक्षिण की तरफ 0 डिग्री पे जाओगे तो ये आपका याम्योत्तर कहलाएगा। और जब आप 0 डिग्री पे पूरब से पश्चिम की तरफ जाओगे तो वो इक्वेटर कहलाएगा, यानी कि भूमध्य रेखा कहलाएगा। तो यह जो ग्रीनविच लाइन होती है इसको हम 0 डिग्री का मेरिडियन बोलते हैं, 0 डिग्री का याम्योत्तर बोलते हैं। लेकिन जब आप इधर से इस साइड में अगर जा रहे हो, तो जब इस साइड से आप इस साइड में जा रहे हो तो आपको क्या होगा कि एक, देखिए इस साइड से इस साइड जाएंगे तो ये क्या है कि ये पूरब दिशा की तरफ जा रहे हैं। सपोज करिए कि आप 45 डिग्री है, तो जैसे आप 45 डिग्री वेस्ट ये पूर्व बोलेंगे, जैसे आपने ये पूरब बोला वैसे ही आपका क्या हो गया, ये जो याम्योत्तर था ये देशांतर में कन्वर्ट हो जाएगा। और देशांतर का मतलब क्या होता है, देश प्लस अंतर, यानी कि देशों का अंतर। तो देशों का कितना अंतर पड़ रहा है वही आपका देशांतर होता है। यामोत्तर जो होता है, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कि ये जैसे 60 है, तो अगर मैं केवल बोलूंगा कि 60 डिग्री, तो ये हो गया आपका याम्योत्तर। लेकिन जैसे ही मैं बोला 60 डिग्री पूरब, तो ये हो गया आपका देशांतर, क्योंकि ये मुझे बता रहा है कि जो याम्योत्तर है वो किधर है, तो वो 60 डिग्री पूरब साइड में है। यानी कि देशों का अंतर कितना पड़ रहा है, अगर आप 60 डिग्री पूरब में जाएंगे तो बहुत सारे देश पड़ रहे हैं ना, तो कितने देशों के अंतराल के बाद तो वो जगह आ रहा है, तो ये डिसाइड करता है देशांतर। ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ये देशांतर हो गया। तो आपको देशांतर क्या होता है, यामोत्तर क्या होता है, आपको समझ में आया होगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ जानकारी कि देशांतर को मापने के लिए हमारे द्वारा प्रमुख यामोत्तर, यानी कि
वही 0 डिग्री वाला। कहे जाने वाले संदर्भ बिंदु को परिभाषित करना आवश्यक है। इसे ग्रीनविच या में उत्तर बोलते हैं। ग्रीनविच या में उत्तर कहते हैं, क्योंकि वर्ष 1884 में कुछ देशों ने तय किया कि इंग्लैंड में लंदन के क्षेत्र ग्रीनविच से गुजरने वाली यामोत्तर प्रमुख यामोत्तर के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक मानी जाएगी। इसे 0 डिग्री देशांतर के रूप में अंकित किया जाएगा। यानी कि जो हमारा प्रमुख यामोत्तर है उसको हम क्या बोलते हैं? 0 डिग्री का देशांतर बोलते हैं। जो कहाँ से गुजरती है? लंदन का जो एक जगह है ग्रीन विच, उधर से गुजरती है। यदि आप ध्रुव में से किसी एक की ओर यात्रा करते हैं तो जिस प्रकार अक्षांश भूमध्य रेखा से दूरी का एक माप है, उसी प्रकार यदि आप भूमध्य रेखा के साथ साथ यात्रा करते हैं तो देशांतर प्रमुख यात्रा याम्योत्तर से दूरी का एक माप है। यानी कि आप भी जो हमारा देशांतर होता है, समझिए, जैसे अगर हमारा यामोत्तर है तो ये मान लीजिए ये है, तो अगर आप ऐसे जाएंगे तो ये हमारा याम्योत्तर हो गया। और अगर आप इस तरीके से काटेंगे तो ये अक्षांश हो गया। तो आप अक्षांश से अगर उत्तर की तरफ जाएंगे तो भी आप अक्षांश यानी कि भूमध्य रेखा से दूर जा रहे हैं। अगर आप दक्षिण में जाएंगे तो अभी आप भूमध्य रेखा से दूर जा रहे हैं। तो यही सेम बात बोल रहा है कि अगर आप जो 0 डिग्री का ग्रीनिच यानी कि 0 डिग्री देशांतर है उससे अगर आप पूरब साइड में जा रहे हैं तो भी आप दूर जाएंगे 0 डिग्री देशांतर से। अगर आप पश्चिम में जाएंगे तो भी आप इससे दूर जा रहे हैं। तो यही बोल रहे हैं कि देशांतर प्रमुख यामोत्तर से दूरी का एक माप है। देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है, यानी कि जो देशांतर रहेगा वो किस में रहेगा? डिग्री में ही रहेगा। पश्चिम हो या पूरब, इसका मान 0 से 180 डिग्री तक बढ़ता है। यानी कि हमारा जो देशांतर है, देशांतर वो 180 तक जाएगा, जबकि हमारा जो अक्षांश है 90 ऊपर 90 ऊपर, ये भी जाएगा। ठीक है। देशांतर को भी डिग्री में मापा जाता है। 0 से 180 डिग्री तक बढ़ता है और 180 डिग्री ऐसे, फिर 180 डिग्री और रहता है ये देशांतर में, यानी टोटल 360 रहता है। तो पुराणता पूर्णांक का प्रयोग करते हुए न्यूयॉर्क का देशांतर ये ठीक है, हम आगे इसको देख लेंगे। हाँ, अब बात आता है निर्देशांक का। अक्षांश और देशांतर मिलकर के एक स्थान के दो निर्देशांक होते हैं। इनके साथ आप पृथ्वी का किसी भी स्थान का पता लगा सकते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि निर्देशांक देखिए क्या होता है। आपने निर्देशांक ज्यामिति आप नहीं पढ़े तो आगे आप पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हो गया, ये आपका उत्तर हो गया और ये आपका दक्षिण हो गया। तो ये जहाँ पे एक दूसरे को काटते हैं ना, ये उसी को हम क्या बोलते हैं? निर्देशांक। सपोज करिए ये हमारे पास ग्लोब है और हम थोड़ा सा चलते हैं नीचे। सपोज करिए, यहीं पे सपोज करिए कि मान लीजिए ये वाला देश है। तो ये 90 डिग्री का जो हमारा ये 90 डिग्री का ये हमारा देशांतर आ रहा है। 90 डिग्री का देशांतर है और 30 डिग्री का ये अक्षांश है। तो ये दूसरे को एक दूसरे को यहाँ पे काट रहे हैं ना। तो हम जब अगर हमसे पूछा जाएगा निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट बताइए, कोऑर्डिनेट बताइए, तो मैं क्या बोलूँगा कि 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री वेस्ट, ये हमारा कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो ये जैसे आप 30 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री वेस्ट डालिएगा, वैसे ये वाला देश जो है आपको दिखाई दे देगा, जो भी इस यहाँ पे देश रहेगा। अब थोड़ा सा आगे समझिए। देश में यंत्र रेखाएं मिलकर ग्लोब पर एक ग्रिड बनाते हैं। इनको छोड़िए और नीचे, हाँ, अब ये चीज़ समझने वाली बात है। समझने वाली बात ये है कि
जैसे ये एक गोला हो गया। इस गोले को अगर मैं उत्तर से दक्षिण की तरफ काटूंगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ काटूंगा, और उसके बाद जो बन करके आएगा, तो उसको मैं बोलूंगा कि ये देखिए, उत्तर से दक्षिण की तरफ काटा तो ये ऊपर वाला भाग उत्तर हो गया, नीचे वाला भाग तो दक्षिण हो गया। ऊपर वाला भाग उत्तर हो गया, नीचे वाला भाग दक्षिण होगा। लेकिन ये बीच से कट गया है ना, तो बीच से ये कटने के बाद क्या हो गया, आधा आधा हो गया। आधा हो गया तो आपको मालूम है कि इधर वाला भाग फिर पश्चिम वाला हो जाएगा और ये पूरब वाला हो जाएगा। तो सोचिए कि ये पूरा एक गोला था, और गोला जब आधा हो गया तो ये क्या होगा, गोलार्ध। समझ गए? यानी कि गोले का अर्ध, यानी कि आधा। तो जब ये पश्चिम वाला जो भाग रहेगा, तो ये पश्चिम वाला जो गोले का अर्ध है, तो इसको हम बोलेंगे पश्चिमी गोलार्ध। पश्चिमी गोलार्ध। और ये जो पूरब वाला है, इसको हम बोलेंगे पूर्वी गोलार्ध। अब उसके बाद आता है कि अब ये उत्तर से दक्षिण की तरफ काटा हूँ, तो ये पश्चिमी और पूर्वी हो रहा है। तो आपको मालूम है कि उत्तर से जो पूरब की तरफ, उत्तर से दक्षिण की तरफ जाता है, इसी को हम देशांतर बोलते हैं या यामी उत्तर बोलते हैं। अब मान लीजिए कि मैं इसको, मान लीजिए मैं इसको अब अक्षांश, अक्षांश क्या होता है, पूरब से पश्चिम की तरफ होता है। अगर मैं इस तरीके से काटूंगा, तो ये भी फिर भी ये गोले का अर्ध बन रहा है, तो ये पश्चिम वाला दिशा होगा, ये पूरब वाला दिशा हो गया। तो इसके ऊपर जो होगा ये उत्तर होगा, ये दक्षिण होगा। ठीक है? तो ये कट करके एक गोला बना है ना इधर, ये गोला बन गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला गोलार्ध रहेगा उसको हम बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है? इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं नीचे कि अगर कोई टाइम होता है तो उसका डिसाइड कैसे होता है कि ये, अब देखिए ये भारत का नक्शा है, और इसमें टाइम का डिसाइड अगर करना हो तो कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे दिया है कि ग्लोब को पुनः पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाइए, इसी प्रकार से हमारा ग्रह अपनी दूरी पर घूमता है। याद रखिए, पूछा जाता है सवाल कि पृथ्वी किधर से किधर घूमती है, यानी कि किस दिशा में घूमती है। तो ये पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। ठीक है? और जो हमारी पृथ्वी होती है, पूरा एक चक्कर लगाते हैं, तब जाके वो एक दिन का समय पूरा करते हैं। यानी कि एक दिन में, एक दिन लग जाते हैं उसको कितना चक्कर लगाने में, एक चक्कर। और कोई भी चीज़, अगर जैसे मान लीजिए कि ये एक खूंटा है और यहाँ पे एक भैंस है, और ये पूरा एक चक्कर लगाया कि यहाँ से लगा के यहाँ तक आ गई, तो आपको मालूम है कि ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, 360 डिग्री का। यानी कि इसका जो एक चक्कर है वो एंगल में कितना होगा, 360 डिग्री। और दिन है, अगर दिन है तो आपको मालूम है कि एक दिन में कितना घंटा होता है, 24 घंटा होता है, 24 आवर्स होते हैं। और कितना, 360 डिग्री। यानी कि एक घंटे में वो कितना डिग्री गई होगी, तो 360 बटा के 24। जब इसको काटिएगा तो एक कितना आएगा, 15। यानी कि आप ये मान के चलिए कि एक घंटा में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है। यानी कि पृथ्वी को चाहिए कि अगर 15 डिग्री अगर जाना है तो उसे एक घंटा लगेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि, थोड़ा सा ऊपर है, यहाँ पे लिखा है कि एक पूरा चक्कर
मतलब 360 है, अतः इसका अर्थ है कि प्रति घंटा 15 डिग्री। अब प्रत्येक 15 डिग्री पर देशांतर के यामात्रा का अंकित कीजिए। मुख्य यामात्रा से पूर्व की ओर जाते हुए हम 0 से 15, 30, 45 ऐसे पूर्व करते हैं और इसी प्रकार 15 जोड़ते हुए 180 डिग्री पूर्व तक पहुंचते हैं। यदि ग्रीन हाउस पर दोपहर के 12 बजे मध्याह्न है तो प्रत्येक 15 डिग्री की यामात्रा पर 1 घंटा जुड़ेगा और 1 बजे स्थानीय समय तो 30 डिग्री पूर्व 2 बजे होंगे। इसी क्रम में समय आगे बढ़ता है, लेकिन पश्चिम की ओर जाने पर इसके विपरीत उदाहरणतः है। यदि 15 डिग्री पर स्थानीय 11 बजे का है तो 30 पर 10 बजे होंगे और इसी क्रम में समय घटता रहता है। कहने का मतलब ये है कि आप सपोज करिए कि ये हमारा 12 बज रहा है और हम कहाँ पे हैं, 0 डिग्री देशांतर पे हैं। जब 0 डिग्री देशांतर पे है तो जब आप पूरब की तरफ जाइएगा तो यहाँ पे समय क्या होगा, इंक्रीज होगा, और जब आप पश्चिम की तरफ जाइएगा तो समय घटेगा। यानी कि मानिए कि आप 12 बजे यहाँ पे हैं 0 डिग्री देशांतर पर, यानी कि ग्रीनविच टाइम पे आप 12 बजे है। तो जैसे ही यहाँ पे आप 15 डिग्री जाएंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये 15 डिग्री, तो यहाँ पे 1 बज जाएगा। 30 डिग्री पे जाएंगे तो 2 बज जाएगा। जैसे 45 डिग्री पे जाएंगे तो आपका कितना बजेगा, 3 बजेगा। लेकिन आप जैसे 0 डिग्री से अगर 15 डिग्री आप पूरब की पश्चिम की तरफ जाएंगे तो ये आपका क्या होगा, 15 डिग्री वेस्ट में जैसे आप जाएंगे तो ये क्या होगा, 12 बजे रहते तो आप 1 घंटा कम हो जाएगा। आप 30 डिग्री पे जाएंगे तो 2 घंटा कम होगा, यानी कि 12 बजे रहते तो आप कितना बजेगा, 10 बजेगा। जैसे आप 45 डिग्री पे जाएंगे तो ये जो 12 बज रहा था तो अब कितना बजेगा, अब 9 बज जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखिए कि जैसे आप पूरब की तरफ, आपसे पूछा जा सकता है कि अगर हम ग्रीनविच टाइम पे कोई समय अगर 12 बज रहा है या 1 बज रहा है तो आप जैसे जैसे अगर मान लीजिए 45 डिग्री अगर पूरब की तरफ जा रहा है तो समय बढ़ेगा अथवा घटेगा। तो आपका जवाब होना चाहिए कि समय बढ़ेगा। तो अब इस विधि का पृथ्वी को किसी भी स्थान के स्थानीय समय की गणना करने में उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह विधि किसी देश के अंदर अनेक स्थानीय समयों का उपयोग के संदर्भ में उचित नहीं होगा। इसी कारण अधिकतर देश उनके मध्य से गुजरने वाले यामात्रा पर आधारित एक मानक समय को अपनाते हैं। भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच टाइम से जो है वो 5.5 घंटा आगे है। आगे होने का मतलब वो पूरब में है। तो आप यूं समझिए कि ये बोल रहा है कि अगर कोई देश है ना तो कोई देश भी अपना बहुत सारा टाइम जोन बना के रखता है। जैसे इंडिया में शायद 6 या 7 टाइम जोन है, ऐसा कुछ है, मैं कंफर्म नहीं हूँ। तो ये जो टाइम जोन होता है, तो ये बोल रहा है कि जो टाइम जोन है वो टाइम जोन इस पे लागू नहीं होगा, क्योंकि जो ये यामात्रा जा रही है ये उस पे लागू नहीं होगा। लेकिन एक किसी भी देश का एक स्टैंडर्ड टाइम जोन होता है, तो वो ग्रीनविच जो टाइम होता है वो उसको मानता है। तो हमें बोल रहा है कि जो हमारा भारत का मानक समय है यानी कि आईएसटी है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, वो जीएमटी से कितना आगे है, 5.5 घंटे। तो अब 5.5 घंटा आ गया तो आप सपोज कर सकते हैं कि 5.5 घंटा का मतलब 1 घंटे में 15 डिग्री जाएगा। तो यहाँ पे 5 घंटा है तो 5 घंटे का मतलब आप साफ साफ समझ गए कि 5 × 15 यानी कि 75 डिग्री हो गया। और यहाँ पे 30 मिनट का मतलब आप समझ गए कि 7.5 डिग्री, अरे 30 मिनट का मतलब आप समझ गए कि 7.5 डिग्री गया होगा। तो 75 और 75, ये 75 डिग्री ये और 7.5 डिग्री ये, यानी कि 82.5 डिग्री। यानी कि जो इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम जोन है वो जो हमारा ग्रीनविच मीन टाइम होता है उससे 82.5 डिग्री आगे बढ़ता है। तो आप टाइम से मालूम कर सकते हैं कि हमारा देश
कहाँ कौन से या उत्तर पे आ रहा है। देखिए सबका यहाँ पे दिया हुआ है इंडिया के। देखिए ये इंडिया का टाइम जोन है, तो ऐसे ऐसे करके सबका टाइम जोन दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से हाँ, यह है कि ग्रीनिच पर स्थित मुख्य यामातो जिसके विपरीत रेखा के जो लगभग देशांतर पर है उसे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। यानी कि अगर आपने एक, ये मान लीजिए ये देशांतर रेखा है, तो ये तो आपको सामने सामने है ना दिखाई दे रहा है, तो इसके एक पीछे भी एक रेखा होती है, ठीक इसके विपरीत एक रेखा होती है जिसको हम बोलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ठीक यामोत्तर यानी कि 0 डिग्री देशांतर के विपरीत में होती है। और ये आपका टॉपिक खत्म हो गया, इसलिए और मेरा यूट्यूब चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ताकि मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और भी आपको लाता रहूँ।